बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहाँ पर प्राइवेट अशख़ास की टेलीफोन टेप गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल की को मुआवनत के लिए तलब किया गया है। वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा और PTA को भी पिटिशन में फ़रीक बनाया गया है। सेक्रेटरी कौमी असम्बली समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं। पिटिशन पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने की हिदायत भी की गई है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को ऑडियो लीक्स पर खसूसी कमेटी में तलबी का समन जो है वो मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है। जी फैज़ुल्लाह साहब, मामलात तो इस तरफ जा रहे हैं कि अदालतों में भी जो साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके साहबजादे की ऑडियो लीक थी, फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं पाकिस्तान, इनकी खुशदामन साहिबा जो है उनकी भी ऑडियो लीक्स है। ऑडियो लीक्स पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि लीक किस तरह हुई, रिकॉर्डिंग किस तरह हुई, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल देखें एक प्राइवेट सिटीजन की या किसी की भी फॉर दैट मैटर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टेलीफोनिक जो है वो रिकॉर्ड कर रही हैं बगैर किसी अथॉरिटी के। अगर कोई कानून, किसी किस्म की अदालती ऑर्डर कोई भी आपको ऑथराइज नहीं करता इसके लिए, तो फिर ये तो सरासर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये देखना है कि क्या कहीं पर कोई कानून, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई अदालती हुक्म या कोई रूल रेगुलेशन जो है वो किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी एजेंसी को इस मुल्क में ये जो इजाज़त है वो देता है या नहीं कि फ़ोन टैप करके रिकॉर्डिंग जो है वो बनाई जाए। अब अगर तो कहीं पर ये दिया जाता है, जो कि मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून या ज़ाब्ता मौजूद होगा, अगर तो ये देता हो तो फिर कानून एक मुख्तस एजेंसी को, एक मुख्तस इदारे को, एक हुकूमती बॉडी को ये इख्तियार जो है वो देता है। अब क्या ये रिकॉर्डिंग उधर ही से हुई, क्या ये रिकॉर्डिंग अगर तो ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है तो उस कानून ने जिसको इख्तियार दिया है उसी अथॉरिटी ने ये रिकॉर्डिंग की, ये फिर एक सवाल उठेगा। फिर ये सवाल उठेगा कि क्या उसको पब्लिक में लीक करने की इजाज़त कहीं पे है या कहीं पे नहीं है। अगर नहीं है तो वो लीक किसने की। और तो ये मुझे लगता है एक बड़ा ज़रूरी सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये मैं थोड़ा सा आपको मजीद इसमें बता दूं, जो उनकी जजमेंट में है, जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। एतजाज़ एहसन साहब, मखदूम अली खान साहब, मियाँ रज़ा रब्बानी, मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती माविन भी जो है वो मुकर्रर किया गया है। क्या आइन और कानून शहरी की कॉल्स, सर्विलेंस पर और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया। ये सवाल भी उठाया गया कि अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटीज़ या एजेंसीज़ हैं जो किस मेकनिज़म के तहत जो है वो रिकॉर्डिंग करती हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के हवाले से क्या सेफ गार्ड्स हैं। अदालत की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों को प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी ज़िम्मेदार होगी। फिर सवाल उठाया गया कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्डिंग की गई कॉल्स को रिलीज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि बताएं पार्लियामेंट किस प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। फिर कहा गया है कि क्या रूल्स की बात की इजाज़त देते हैं कि स्पीकर प्राइवेट अशख़ास की गुफ्तगू लीक होने पर खसूसी कमेटी बनाए। फिर कहा गया है कि पार्लियामेंट के एहतराम में तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए खसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। 25 मई का नोटिस आइंदा समात तक जो है वो मुअत्तल रहेगा। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सवाल यही उठेगा कि क्या कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं। अगर कानून इजाज़त देता है तो जब तक वो कानून कलअदम करार नहीं दिया जाता इस चीज़ की इजाज़त होगी। लेकिन मेरी उसमें आज तक कोई ऐसा कानून नहीं गुजरा जो कि इस तरह की इजाज़त दे। तो अब अगर कानून की इजाज़त नहीं है तो फिर ये ऑडियो लीक सारी की सारी जो है वो रिकॉर्डिंग और इनकी लीक जो है ये सारा गैर कानूनी होगा। अब किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी, किसके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करेगी या इसकी लाइबिलिटी फॉल करेगी, वो डिपेंड ये करेगा कि रिकॉर्डिंग की किसने, लीक किसने की, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि आजकल चेक करना इतना शायद सिंपल ना हो। फिर सवाल ये उठता है शादाब भाई कि क्या पार्लियामान के अंदर, अब ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया अदालत ने, कि क्या पार्लियामान प्राइवेट बंदे की किसी मामले के ऊपर इंक्वायरी कर सकता है या नहीं कर सकता।
देखिए, मैं बहुत बादब तरीके से कहूँगा कि मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय के अंदर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम बॉडी है इस मुल्क की। पार्लियामान सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है और इस मुल्क में जितने भी कवानीन बनते हैं, जो कुछ इस मुल्क में होता है वो एक कानून के तहत होता है और वो कानून पार्लियामान बनाता है। तो मेरी नज़र में पार्लियामान टू द एक्सटेंट ऑफ इंक्वायरी, किसी किस्म का बेशक पार्लियामान कोई एक्शन ना ले सके, सिर्फ रिकमेंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, लेकिन मेरी नज़र में पार्लियामान के पास ये पावर, ये ताकत मौजूद है या ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो इंक्वायरी तक एक कमीशन बना के और इंक्वायरी कर ले एक ऐसी चीज़ को। देखें, प्राइवेट पर्सन की हद तक जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ऑडियो लीक्स का जो मामला है ये सिर्फ इतना सिंपली प्राइवेट पर्सन करके आप इसको साइडलाइन नहीं कर सकते। ये एक इस वक्त नेशनल इशू बना हुआ है। जिस तरह के लोगों की लीक्स, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो बेशक एक आम शहरी हैं और उनको आइन के वो सारे हकूक उनको मुयस्सर हैं जो कि आइन देता है, लेकिन उनके जो ये मामलात हैं, सिर्फ उनके जो ये मामलात हैं, ये मामलात एक नेशनल लेवल के मामलात अब बन गए हैं, जिनके लिए मुझे लगता है कि पार्लियामान के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो इंक्वायरी के लिए कमीशन बना ले। अच्छा, अब बात ये है कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है, आपको पता है कि बड़ी शख्सियात हैं और उनमें बड़े इंकशाफात हुए हैं, और अगर हम ऑडियो लीक्स को ना माने और हम ये कह दें कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करना ही गलत है और फिर इसको लीक करना भी गलत है, तो फिर जो एक प्रूफ आया है बकौल स्टेट के, सरकार के, एक सबूत आया है कि भाई ये जो साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके साहबजादे ये चीज़ें कर रहे थे, और इस तरह की जो मामला ऑडियो लीक्स में ही है। अब बात ये फैज़ कि ये हुआ तो है, ये मामला तो हुआ है, ऑडियो पे ये बात तो की गई है इस तरह की, तो क्या उनको अलेजिडली छोड़ दिया जाए? हाँ, मुबैना तौर पे क्या इसको छोड़ दिया जाए, इसकी भी इंक्वायरी ना कराई जाए, हम इस लाइन पे लग जाएं कि भाई रिकॉर्डिंग क्यों की गई है? देखिए, रिकॉर्डिंग में वो एक अलग चीज है कि रिकॉर्डिंग क्यों की गई है, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी बात बिल्कुल यही है कि अगर सवाल ये है कि क्या पार्लियामान देख सकता है या नहीं देख सकता, क्या पार्लियामान इसकी जो इंक्वायरी है वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो मेरे लिहाज में उस हद तक इंक्वायरी की जा सकती है। देखिए, मेरे लिहाज से तो जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था, वो जुडिशल कमीशन भी वैलिडली बनाया गया था और उसकी कार्रवाई को रोकना शायद मुनासिब नहीं था। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर अब जो आपने बात की कि वो जो एक प्रूफ है, वो फिर एक और बहस उससे उठ पड़ती है। वो बहस ये है कि अगर एक हद तक आपने सबूत या शवाहिद इकट्ठे किए या आपको मिले, और जिस तरीके से आपको मिले वो तरीका गैर कानूनी था, तो क्या वो शवाहिद जो हैं वो जिस तरह लीगली हम कहते हैं एडमिसिबल होंगे या नहीं होंगे, उनकी कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, ये फिर एक और बहस छिड़ पड़ती है। अब बाहर के मुल्कों में आप देखें तो अमेरिका, ब्रितानिया के अंदर इसको कहते हैं फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन, कि अगर कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसा शवाहिद आपको मिला है जो कि खुद एक बंदे को किसी चीज़ में फंसाता है, लेकिन जिस तरीके से वो मिला है वो तरीका गैर कानूनी है, तो वो उसकी जो एडमिसिबिलिटी है उस शवाहिद की वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसके बंदे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अमेरिका के अंदर बहुत लोग बरी होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इस तरह के मामलात में, लेकिन पाकिस्तान में ये जो डॉक्ट्रिन है इसको बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया गया। तो ये फिर एक आईनी और एक कानूनी बहस छिड़ेगी कि बेशक अगर तो उनका जो भी वो शवाहिद आए थे, वो शवाहिद अगर गैर कानूनी तरीके से आई हैं, वो एक गैर आईनी तरीके से आई हैं, वो ऑथराइज नहीं थे, कोई भी हुकूमती इदारा उन शवाहिद को उस तरह इकट्ठा करने में, तो फिर क्या वो शवाहिद इस्तेमाल हो सकते हैं किसी के खिलाफ या नहीं हो सकते किसी के खिलाफ, ये फिर एक सवाल जो है वो सेपरेट उठ जाएगा और ये फिर एडमिसिबिलिटी की बात है। हमारे पाकिस्तान में क्या कानून है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन है, इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया गया। मुझे अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो मेरे सामने से कुछ जजमेंट्स भी गुजरी हुई हैं जिनके अंदर फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान में कहा गया है कि ये नहीं स्ट्रिक्टली अप्लाई करेगी। ये कुछ गालिबन जो अगर जजमेंट्स थी तो ये पुरानी जजमेंट्स हैं 70s 80s 90s के दौर की, लेकिन ये डॉक्ट्रिन इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से जिस तरह बाहर के ममालिक के अंदर इस्तेमाल होती है और अप्लाई होती है, उतनी स्ट्रिक्ट तरीके से पाकिस्तान में ये नहीं अप्लाई होती। तो फिर ये एक और कानूनी और आईनी बहस जो है ये आगे मेरी नज़र में छिड़ने को है, और ये मामला इतना आसानी से निपटने वाला नहीं है।
जहां तक बात यह है कि क्या पार्लियामान इंक्वायरी कर सकता है या नहीं कर सकता, मेरी नज़र में पार्लियामान बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं अगर ऐसा मामला हो जो एक अब नेशनल इशू बन चुका है। ये ऑडियो लीक्स जो हैं बेशक प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कॉन्वर्सेशंस थी और बेशक उनकी राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए थी। मेरी नज़र में इनकी रिकॉर्डिंग और लीकेज जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है और इसके पीछे किसी किस्म का जवाब नहीं है। लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ इसके तयन करने के लिए क्या पार्लियामान के पास ये पावर है कि वो कर सकता है, तो मेरी नज़र में पार्लियामान सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। सारे के सारे इदारों की कह लें कि माँ जो है वो पार्लियामान है, क्योंकि पार्लियामान की उस कानून साजी से अथॉरिटी मिलती है किसी और हुकूमती अदारे की कॉन्स्टिट्यूशन की या उसकी वर्किंग की, तो फिर पार्लियामान के पास ये पावर है कि वो इस तरह के मामलात के अंदर इंक्वायरी कर सके। बिल्कुल ठीक है फैजुल्ला, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो ऑडियो से मुतालिक की एक और जो ऑडियो कमीशन तहकीकात कर रहा था उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑडियो लीक कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत एक हफ़्ते के लिए जो है वो मुलतवी की है और अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की इजाज़त दे दी गई है। आइंदा हफ्ते अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस का ये कहना था। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि हमारे पास कुछ और दरख्वास्तें भी आई हैं जो अखबारों में पड़ी हैं और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब आपकी दरख्वास्त अभी तक फ़ाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल साहब आपकी दरख्वास्त फ़ाइल या आपकी दरख्वास्त पर नंबर लगाने का कह रहे हैं। आपकी दरख्वास्त नंबर लग जाएगा। अटॉर्नी जनरल से तमाम फ़रीक़ैन को अपनी दरख्वास्त की कॉपियाँ फ़राहम कर दी जाएँ। मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना चाहता हूँ। रियाज हनीफ राही एडवोकेट जो हैं उन्होंने कहा कि हम अखबारात ने पढ़ा है कि हमने कि और भी दरख्वास्तें आई हैं। तमाम टॉक शोज़ में सुप्रीम कोर्ट का दिफा करते हैं। शोएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर रह चुके हैं, उनका ये कहना था। जुडिशल कमीशन ने फैसले में कहा है कि तमाम टॉक शोज़ में अदलिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ भी कहा गया सबके सामने है और आपकी सब बातें सुनेंगे जब आप दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस का शोएब शाहीन से मकालमा समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। अच्छा, सवाल ये है कि 3 जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो कि अगले कुछ माह में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया गया। मामला ये है कि फैज़ ज़ाहिर सब जुडिस है, जो मामला तो अदालत में चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी मेरी रहनुमाई के लिए, मेरे नाजरीन की रहनुमाई के लिए ये बता दें कि क्या कमीशन की तश्कील जो है जिस पर एतराज़ किया जा रहा है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि तश्कील देना जो है वो चीफ जस्टिस साहब का ही इख्तियारात है, जबकि हुकूमती लोगों का ये कहना है। बिल्कुल, मैं सॉरी मैं आपको ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये बनाया गया और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ये ताकत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देती है। यहाँ पर जो बात उठी थी चीफ जस्टिस के इख्तियार की हद तक वो ये थी कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो हैं उनको बनाया जा रहा है कमीशन का हेड, तो पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी उन जज साहब को या हुकूमत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से। लेकिन ये बात भी याद रखी जाए कि ये कोई कानून नहीं है जो ये बात करता है, ये कस्टमरी एक्ट है जिसके तहत ये किया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, सुप्रीम कोर्ट के हेड हैं और उनके पास ये इजाज़त उनसे ली जाए इस तरह के कमीशन का हेड। लेकिन कानून कोई नहीं है जो ये बात रिवायत है जिसकी बेसिस पे ये होता है। अब देखें ये वाला जो केस है, हमने बड़े केसेस देखे हैं जिनके अंदर से हमें बड़ी परेशान कौन बातें निकलती हुई पता चली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और स्पेशली इंटरनल मामला जो हैं उनके बारे में। देखिए मेरी नज़र में ये केस जो है ये मेरे लिहाज से तो ये बड़ा
इसके ऊपर परेशानी की नज़र से हमें इस केस को देखना चाहिए। बात यह है कि ये केस हाईलाइट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिनके सारे जज साहिबान जो हैं हमारे लिए बाएहतराम हैं और उनका हम एहतराम और उनका अदब करते हैं, लेकिन ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक डिवाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा होती जा रही है। पहली बात तो ये है, मैंने पिछली दफ़ा भी शादाब भाई आपके साथ गुफ्तगू में ये बात की कि मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को इस केस में इस बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि कोई और जज साहिबान पर मुश्तमिल ये बेंच बना देते, उनको खुद नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कमीशन की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो रिकॉर्डिंग्स की लिस्ट दी हुई है जिनके ऊपर उस कमीशन ने इंक्वायरी करनी है, उनमें से एक रिकॉर्डिंग के अंदर मुलविस एक खातून जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के रिश्तेदार हैं और बड़ी करीबी रिश्तेदार हैं। तो देखें, इस तरह के मामलात में प्रोप्राइटी यही कहती है कि आप अपने आप को इस तरह के केस से दूर कर लें एंड लेट अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड। आपको, मुझे पता है चीफ जस्टिस आपको पूरा इत्मीनान और इत्मीनान होगा अपने सारे जज साहिबान पे, तो उनको नहीं चाहिए था कि इस बेंच पे खुद बैठें। और अब यही होगा, हुकूमत जो है वो हुकूमत इस केस के ऊपर पूरा जोर देगी कि आप रिक्यूज़ करें, और अगर आप रिक्यूज़ करते हैं तो फिर ये सारा मामला एक दफ़ा फिर से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब जहाँ तक बात यह है कि कमीशन के इख्तियारात और कमीशन के को कार्रवाई से रोकने की बात, देखें, कमीशन को मेरी नज़र में कार्रवाई से रोकने का जवाब जो है वो मौजूद नहीं था। अगर कमीशन की किसी TOR के ऊपर आपको कोई इशू था, सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ रहा था, तो वो TOR जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता, और वो TOR जिस पे इशू था कि कमीशन कोई फाइंडिंग दे या रिकमेंडेशन दे, वो तो बिल्कुल आखिरी स्टेप है। उससे पहले जो इंक्वायरी की स्टेज थी, इंक्वायरी की स्टेज की हद तक तो फिर आपको इजाज़त देनी चाहिए थी। और ये क्योंकि इतना मामला गमगीर है, इतना मामला पूरे मुल्क को एक एंग्जाइटी दे रहा है, हर थोड़े दिनों बाद किसी ब्यूरोक्रेट, किसी जज, किसी सियासतदान, किसी ना किसी की ऑडियो जो है वो लीक हो जाती है, तो फिर हमने ये देखना है कि ये कहाँ से लीक हो रही है, क्यों हो रही है, और जो बातें हो रही हैं वो सच हैं या नहीं। तो ये सारा मामला देखने के लिए एक कानूनी तरीके से एक कमीशन बनाया गया जिसमें फाजिल जज साहिबान बिठाए गए, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे, कोई सियासी एलिजियंस वाले लोग नहीं थे, और आपने उस कमीशन की कार्रवाई रोक दी। ये मेरी नज़र में गैर मुनासिब था। काजी फाइज ईसा साहब ने भी इस पर बात की थी जब उन्होंने कार्रवाई रोकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखें, दूसरी बात मैं यही कर रहा हूँ कि ये केस कर रहा ये है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड है, जो दरार है जज साहिबान के बीच में, वो और गहरी करता जा रहा है और वो और ज़्यादा हाईलाइट करता जा रहा है। अब एक आम शहरी जब इस तरह की कार्रवाई देखेगा, जिसको शायद बहुत ज़्यादा इल्म ना हो कानून का या फॉर दैट मैटर जुडिशल हिस्ट्री का, उसको ये नज़र आएगा कि जब काजी फाइज ईसा साहब को किसी किस्म का इख्तियार या इस तरह का कमीशन है, या फॉर दैट मैटर वो किसी बेंच पे बैठ के कोई ऑर्डर करती हैं, इस तरह का कोई वो अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करती हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो बीच में इंटरवीन करके काजी साहब को किसी ना किसी तरीके से साइडलाइन कर देती हैं। देखिए, ये बात शायद अच्छी ना लगे कि नहीं लोगों को, शायद अच्छी लग जाए। मेरा पॉइंट किसी को या किसी की ये मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव बंदा जो बाहर बैठ के सारे मंजर को देख रहा होगा, उसको नज़र जो है वो इस तरह की चीज़ आएगी, और इससे होगा सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो इत्मीनान है लोगों का, वो इत्मीनान मुतासिर होएगा। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद इस मुल्क की तारीख में सबसे नाजुक मोड़ पे इस वक्त खड़ी है, क्योंकि पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट्स होते थे, हमने अपनी जुडिशल और पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठा के देखें तो वो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे। ये पहली दफ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की एक दरार जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि ऐसे लगता है कि अनकरीब शायद पाकिस्तान में 2 सुप्रीम कोर्ट बनानी पड़ी। तो ये चीज़ जो है ये हैंडल करनी बड़ी ज़रूरी है, और जो बात एज ए लॉयर, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी शहरी, और एक ऐसे फर्द होते हुए जिसकी ज़िंदगी की तमन्ना है कि वो कभी सुप्रीम कोर्ट जो है बैठे, कभी सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज जो है वो बैठे, बात यह है कि ये देखकर दुख होता है कि पाकिस्तान का सबसे मुकद्दस इदारा जो है उसके वो इतना कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है कि अनकरीब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद छोड़ते हैं ना, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना छोड़ सकते हैं, बेचारों को छितर पड़ेंगे। देखिए, छितर तो पड़ेंगे, लेकिन बात है कि जब लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाए, जब अदालतों से लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाए, तो फिर यही होता है, लोग अदालत जाना छोड़ देती हैं, लोग अदालत को मानना छोड़ देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है, और ये इस मुल्क को तबाह कर देगा। लेकिन जितना कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट होती जा रही है, नजर यही आ रहा है कि शायद अनकरीब यही हो।
तो ये चीज़ अब हैंडल करनी इन अ प्रॉपर मैनर बैठ के जजेस का, आप हम सियासतदान के तो कहते हैं कि सियासतदानों को बैठ के अपना एक डायलॉग करना चाहिए, बेशक करना चाहिए, लेकिन अब हमारे जजेस को भी बैठकर डायलॉग करना चाहिए और इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। ये मेरी नज़र में बहुत ख़तरनाक तरफ जाती जा रही है। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब देखें ना, वो जैसे अब तो मीम्स बनना शुरू हो गई हुई हैं कि जज साहब ये फैसला रोक दे, उन्होंने कहा जज तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। और मैं यही बात इसलिए लोगों को आप इतना लाइट ना दें कि भाई वो जजेस को अपना ऑर्डर अप्लाई करना आता है। अब ये तो सिर्फ क्योंकि मामला एक अब आमने सामने आ गए हैं तो इसलिए वो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा फैज, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर साहब की तरफ से भी उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं, अब क्या ये लागू हो गया है? हुक्म इम्तनाई देखिए, ये बिल्कुल इसके ऊपर तो कोई नहीं है। जो पहले एक कानून बना था उस कानून के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, इसको थोड़ा सा उन्होंने जो है वो तब्दील कर दिया है। जो 184 की प्रोसीडिंग्स थी, 184(3) की प्रोसीडिंग्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील नहीं होती थी, एट मैक्स आप रिव्यू फाइल कर सकते थे। लेकिन रिव्यू जो है उसका स्कोप लिमिटेड होता है। रिव्यू के अंदर वही जज साहिबान होते हैं, रिव्यू के अंदर वही बेंच बैठता है, और रिव्यू के अंदर वकील भी चेंज नहीं होते। पहले से ये बात चली आ रही है। इसमें कुछ लोगों को इख्तलाफ हो सकता है कि ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन होता ये था। अब हुआ ये है कि जो ये कानून बनाए, इस कानून ने रिव्यू की हद तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू का इतना थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है कि वो एक अपील की तरह कन्वर्ट हो गया है। एक तो रिव्यू जो है वो लार्जर बेंच के सामने चला जाएगा, दूसरा रिव्यू के अंदर काउंसिल चेंज हो जाएंगे, और तीसरा जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रिव्यू जो आज से पहले के फैसले हैं, जो इस कानून बनने से पहले के फैसले हैं, उनका भी रिव्यू फाइल हो सकेगा। और उनका रिव्यू फाइल होने के लिए इस एक्ट की कमेंसमेंट से 60 दिन के अंदर अंदर आपने ये रिव्यू जो है ये फाइल करना होगा। तो कुछ ऐसे केसेस हैं मेरी नज़र में इसकी रीडिंग में, जो 2017, 16, 17, 18 वाले कुछ फैसले हैं जिनसे बहुत लोग जो हैं वो जिनसे बहुत लोगों की दिल आज़ारी हुई, उन फैसलों के ऊपर मेरी नज़र में अब रिव्यू फाइल हो सकेगा और अब प्रोसीडिंग्स हो सकेंगी। जो जैसे कि नवाज शरीफ साहब वाला है, जहांगीर तरीन साहब वाला है, इनके ऊपर इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के कमेंसमेंट से 60 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल हो सकता है, जो लार्जर बेंच में जाएगा पिछले से। अब जहां पर लार्जर अच्छा, पहले 5 रुकनी बेंच था, अब 7 रुकनी, अब 9 रुकनी जाएगा, अब 7 रुकनी पे जाएगा। अच्छा। या 9 रुकनी पे जाएगा, लेकिन 5 से बड़े बेंच पे ये बात जाएगी। तो ये चीज, अब ये कानून जो है, अभी तक तो मुझे लगता है पिछली दफा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कानून खोला गया और बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि यह कानून बन गया है, तो मुझे लगता है जज साहिबान भी इससे जरा थोड़े से सरप्राइज हुए थे। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई कानून है, लेकिन अब बन गया है और अब वो प्रोसीडिंग्स मुलतवी हुई हैं। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर, इसी प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी किस्म का एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब का या मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस से मुतालिक, तो फैज़ ये 5 का जो पहले फैसला आया था, तो वो भी मेरा ख्याल है मुत्तफिका फैसला तो नहीं था। नहीं, उससे तो देखिए वो उस तरह मैटर नहीं करता। 5 मेंबर बेंच था जिसका फैसला आया था इन टोटल, बेशक 3-2 हो, 4-1 हो, जिस तरह भी आप कह लें, 5-0 हो, 5 मेंबर्स का, ये 5 मेंबर बेंच का फैसला आया था कि आप नाअहल हैं। अब अगर उसका रिव्यू फाइल करना है तो वो 5 से ज्यादा पे जाएगा, या वो 7 पे जाएगा, या वो 9 पे जाएगा, और इस तरह करके जाएगा। और जो जज साहिबान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब ये एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग, एक और सवाल मेरी नजर में उठेगा कि क्या जो जज साहिबान ने वो 5 मेंबर वाले बेंच में बैठे थे, जो अब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, क्या वो 7 मेंबर बेंच में मौजूद हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मेरी नज़र में तो हो सकते हैं, बट देखें आगे इसके ऊपर जब सवालात उठेंगे तो अदालत क्या जवाब देती है। बहुत शुक्रिया फैजुल्ला खान नियाजी साहब, आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, में नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।